भारत सरकार ने 20 जुलाई को चावल के निर्यात को लेकर एक बड़ा फैसला लिया, जिसके तहत चावल निर्यात में जो सबसे बड़ी कैटेगरी नॉन बासमती सफेद चावल की है, उसके एक्सपोर्ट पर रोक लगा दी। सरकार ने फैसले के पीछे तर्क दिया कि आने वाले त्योहार के मौसम में घरेलू बाजार में चावल की बढ़ती मांग और कीमतों पर नियंत्रण रखने के लिए। इस फैसले के बाद भारत जितना चावल निर्यात करता है, अब वो करीब आधा हो जाएगा। भारत दुनिया का सबसे बड़ा चावल निर्यातक देश है। इस फैसले से दुनिया भर के खाद्य बाजार में चावल के दाम बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। घरेलू बाजार में चावल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। एक साल में ही 11.5% की वृद्धि देखी गई। सरकार ने पिछले साल 8 अगस्त को नॉन बासमती सफेद चावल के निर्यात पर 20% का निर्यात शुल्क लगाया था, ताकि चावल के इस किस्म की निर्यात में थोड़ी कमी आए। इसके बावजूद चावल के निर्यात में इजाफा देखा गया। दुनिया भर के भू राजनीतिक परिदृश्य, चावल उत्पादक देशों में अल नीनो और बदलते मौसम की वजह से हो रहा है। इसी सप्ताह वियतनाम से निर्यात किए जाने वाले चावल की कीमत बीते एक दशक के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है। भारत और थाईलैंड के बाद वियतनाम दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा चावल निर्यातक देश है। भारत का चावल दुनिया भर के 165 देशों में जाता है। ग्लोबल ट्रेड में भारत का 42% मार्केट शेयर है। अगर ये प्रतिबंध लंबे समय तक चला तो भारत इस मार्केट को खो सकता है। जो देश भारत के चावल पर निर्भर हैं, उनके लिए ये बहुत बड़ी चुनौती है। और जो थाईलैंड और वियतनाम से चावल खरीदते हैं, अब उन्हें बढ़े हुए दाम में चावल खरीदने पड़ेंगे। इसका फायदा वियतनाम, पाकिस्तान, थाईलैंड जैसे देशों को होगा, क्योंकि इनका चावल अधिक दाम पर बिकेगा। विश्व व्यापार में 45 मिलियन टन चावल का निर्यात होता है, जिसमें से भारत का हिस्सा 22 मिलियन टन है। इसमें बासमती और नॉन बासमती दोनों चावल शामिल है। अगर आप इसमें से 18 मिलियन टन घटा दें तो आप सोचिए कि इसका अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कितना असर होगा। तो ऐसी स्थिति में ये खरीदारों का नहीं, विक्रेताओं का बाजार बन जाएगा। सरकार के इस फैसले के बाद अमेरिका के किराना दुकानों पर लोगों की लंबी कतार नजर आ रही है। सोशल मीडिया पर कुछ ऐसे वीडियो भी सामने आए जिसमें अमेरिका के डिपार्टमेंटल स्टोर पर चावल की लूट मची हुई है। इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका में रह रहे भारतीय मूल के लोग बाजार में चावल की कमी के डर से बाजार से जरूरत से ज्यादा चावल खरीद रहे हैं। उत्तरी अमेरिका, यूरोप और पश्चिम एशिया में खासकर तेलुगु समुदाय के लोगों के बीच चिंता का माहौल पैदा हो गया। कई दुकानों पर ये नियम बनाए गए हैं कि एक ग्राहक चावल का एक बैग ही खरीद सकता है। यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद काला सागर से होने वाले अनाज निर्यात को लेकर आशंकाएं जताई जा रही थी, लेकिन रूस और यूक्रेन ने युद्ध के बावजूद पिछले साल काला सागर से अनाज के सुरक्षित निर्यात के लिए समझौता किया था। पिछले दिनों रूस ने इस समझौते से अलग होने की घोषणा कर दी। अब चिंता ये जताई जा रही है कि पहले से ही अकाल का सामना कर रहे कई अफ्रीकी देशों के लिए गंभीर खाद्य संकट पैदा हो सकता है। रिपोर्ट के अनुसार विश्व चावल निर्यात में भारत की हिस्सेदारी 40% से अधिक है, जो दुनिया में चावल के 4 सबसे बड़े निर्यातकों थाईलैंड, वियतनाम, पाकिस्तान और अमेरिका के कुल निर्यात से ज्यादा है। भारतीय किसान साल में 2 बार धान की रोपाई करते हैं। जून में बोई गई फसल का कुल उत्पादन 80% से अधिक है। वहीं सर्दियों के महीनों में धान की खेती मुख्य रूप से मध्य और दक्षिण भारत में की जाती है। पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, पंजाब, ओडिशा और छत्तीसगढ़ देश के प्रमुख चावल उत्पादक राज्य हैं। इस साल 130 मिलियन टन चावल का उत्पादन होगा और हमारी खपत 108 मिलियन टन के आसपास होगा। वर्तमान में एफसीआई के पास अपने बफर स्टॉक का 2.5 गुना अनाज है। सरकार की ओर से चावल का खरीद मूल्य बढ़ाने के बाद उम्मीद थी कि चावल की खेती बढ़ जाएगी, लेकिन 2022 की तुलना में किसानों ने अब तक 6% कम क्षेत्र में धान की फसल लगाई है। वहीं नेपाल देश को भारत से सालाना लगभग 15 लाख मीट्रिक टन धान और 2.5 लाख मीट्रिक टन चावल आयात करने की जरूरत होती है। नेपाल ने 11 महीनों में लगभग 33 अरब रुपए मूल्य के धान और चावल का आयात किया। देश की जीडीपी में कृषि का हिस्सा 24%, कृषि उत्पादन में चावल का योगदान 15%। पिछले साल नेपाल में 14 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में धान उगाया गया और उत्पादन करीब 55 लाख मीट्रिक टन हुआ। भारत के चावल निर्यात पर प्रतिबंध के फैसले के अलावा बारिश की कमी के चलते चावल उत्पादन को लेकर काफी चिंता है। नेपाल दुनिया के शीर्ष बासमती चावल उत्पादक देशों में से एक है। ये हिमालय की तलहटी में उगाया जाता है और नेपाल दुनिया में सबसे अधिक गुणवत्ता वाले चावल का उत्पादन करता है। नेपाल हर साल लगभग 4 मिलियन टन चावल का उत्पादन करता है। इस चावल का अधिकांश भाग दूसरे देशों में निर्यात किया जाता है। 1960 के दशक की हरित क्रांति से पहले भारत में चावल की कम से कम 300 ऐसी प्रजातियां उगाई जाती थीं, जिन्हें उनकी बेहतरीन खुशबू के लिए जाना जाता था। पिछले कुछ दशकों से खुशबूदार चावल के नाम पर केवल बासमती चावल को भारत के इकलौते अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड के तौर पर प्रचारित जा रहा है। सच्चाई ये है कि खुद बासमती की अनेक विशिष्ट नस्लें पूरी तरह खत्म हो चुकी हैं। चावल को लेकर देश और दुनिया में रोचक मान्यताएं। सुगंध के मामले में गोविंद भोग से कहीं आगे चावल की एक और दुर्लभ प्रजाति है काला नमक। नेपाल के कपिलवस्तु और इससे लगने वाले पूर्वी उत्तर प्रदेश के तराई इलाके में उगाए जाने वाले इस चावल को संयुक्त राष्ट्र संघ के खाद्य और कृषि संगठन ने संसार के विशिष्ट चावलों की सूची में जगह दी है।
एक कथा प्रचलित है कि ज्ञान प्राप्त करने के बाद लुम्बिनी के जंगल से गुजरते हुए भगवान गौतम बुद्ध ने इस इलाके के ग्रामीणों को इस चावल के बीज देते हुए कहा था, इन बीजों से उगने वाले चावल की सुगंध तुम्हें हमेशा मेरी याद दिलाएगी। चावल के साथ गौतम बुद्ध का गहरा संबंध रहा क्योंकि इनके पिता शुद्धोदन के नाम का अर्थ होता है वो जो शुद्ध चावल उगाने वाला है। ऐसे ही जापान, थाईलैंड, कोरिया, चीन और भारत में अनेक लोककथाओं प्रसिद्ध, इनमें सबसे दिलचस्प जापानी सूर्य देवी अमातरासु और भोजन देवी उकेमोची की है। अमातरासु ने अपने भाई असुकोयोमी को आदेश दिया कि धरती पर जाकर उकेमोची से मिलकर आए। असुकोयोमी के स्वागत में उकेमोची ने अपने मुंह के भीतर से तमाम तरह के भोजन निकालकर प्रस्तुत किए। झूठा भोजन परोसे जाने से नाराज असुकोयोमी ने उसकी हत्या कर दी। इससे क्रोधित होकर अमातरासु ने अपने भाई से सारे संबंध तोड़ लिए, जिसके परिणामस्वरूप दिन और रात अलग अलग हो गए। अमातरासु ने एक और देवता को धरती पर भेजा जिसने देखा कि उकेमोची के शव के आग के अलग अलग हिस्सों से अनेक तरह के अन्न व प्राणी बाहर निकल रहे थे। माथे से दाल, भवों से रेशम के कीड़े और पेट से चावल। अमातरासु ने इन सब को इकट्ठा कराया और मानव जाति के भले के लिए इन्हें बोने की व्यवस्था की। यही से कृषि की शुरुआत मानी जाती है। एक और कथा के अनुसार अमातरासु को एक दिव्य पक्षी ने धान के कुछ बीज दिए। इन बीजों से सुंदर चावल उगे, जिन्हें अमातरासु ने एक राजकुमारी को देते हुए निर्देशित किया कि इन्हें 8 महान द्वीपों के देश जापान की मिट्टी में फैला दे। थाईलैंड में प्रचलित एक कथा में वर्णन है कि भगवान विष्णु ने बारिश के देवता इंद्र से कहा कि धरती पर जाकर वहां के इंसानों को चावल की खेती करना सिखाएं। उत्तराखंड के कुमाऊं में धान की रोपाई के साथ एक पुरानी परंपरा जुड़ी हुई है। गांवों में रोपाई का काम आज भी सामूहिक तरीके से किया जाता है। गांव की सारी महिलाएं एक एक कर सभी खेतों में धान बोती हैं। ये कार्य बहुत श्रमसाध्य होता है। इसे जीवंत बनाने के लिए पुरखों ने मनोरंजन का तत्व शामिल किया। गांव का लोकगायक हुड़का नामक वाद्य लेकर रोपाई की जगह पहुंचता है और पुरानी गाथाओं को गाकर सुनाते हैं। इनमें कुमाऊं के विख्यात चंद राजाओं और स्थानीय लोक देवताओं के साथ ही जीवन से जुड़े दुख सुख के तमाम किस्से होते हैं। हुड़किया बॉल के नाम से जानी जाने वाली इस परंपरा को आज भी कुमाऊं की उपजाऊ सोमेश्वर घाटी के गांवों में देखा जा सकता है। इस अकेली घाटी में कम से कम 2 दर्जन अलग अलग तरह के चावल उगते हैं। चावल दुनिया भर के रीति रिवाजों का भी खास हिस्सा रहा है। इसको लेकर कई तरह की मजेदार कहानियां भी हैं। जैसे चीन में ऐसी मान्यता है कि लड़कियां अपनी प्लेट में चावल के जितने दाने जूठे छोड़ेंगी उतने ही मुहासे उसके होने वाले पति के चेहरे पर हो जाएंगे। यह मान्यता शायद जूठन छोड़ने को हतोत्साहित करने के लिए बनाई गई होगी। इसी तरह जापान में मान्यता है कि पकाने के पहले चावल को भिगोकर रखने से सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है और इससे भोजन को अधिक शक्तिशाली आत्मा का साथ मिलता है। इंडोनेशिया में होने वाली बहू के लिए यह जरूरी है कि उसे चावल की डिश बनाना अच्छे से आना चाहिए। यहाँ बहू चुनने का ये सबसे बड़ा आधार यही होता है। इसी तरह भारतीय संस्कृति में भी चावल को महत्वपूर्ण स्थान हासिल है। पूजा पाठ के दौरान भगवान को कच्चे चावल अर्पित किए जाते हैं। फिर भक्तों पर भी भगवान के आशीर्वाद के रूप में कच्चे चावल के दानों की बौछार की जाती है। विवाह संस्कार के दौरान भी नवदंपति पर चावल छिड़ककर उसे समृद्धि का आशीर्वाद दिया जाता है। ससुराल में बहू का गृह प्रवेश संस्कार हो या बहू के द्वारा बनाया जाने वाला प्रथम भोजन या नवजात को प्रथम भोजन की शुरुआत चावल की खीर से ही की जाती है। चावल के विकास का इतिहास मनुष्य के विकास के साथ जुड़ा हुआ है, जो लगभग 5 से 8 हजार साल पहले चीन, दक्षिण एशिया, उत्तर भारत, इंडोनेशिया, बर्मा और जापान में किए जाने के प्रमाण मिलते हैं। पश्चिमी और मध्य अफ्रीका में चावल का 3000 साल का इतिहास है। साहसी जहाजी अभियानों और गुलामों की खरीद फरोख्त के व्यवसाय के चलते चावल अमेरिका और यूरोप तक पहुंचा। आज दुनिया की कोई ऐसी रसोई नहीं जहां चावल न पकाया जाता हो। फिलीपींस के अंतर्राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान की 2010 की एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया का हर तीसरा व्यक्ति दिन में कम से कम एक बार भोजन में चावल खाता है। चावल की प्रति व्यक्ति खपत सबसे अधिक ब्रुनाई देश में है, जहां का एक आदमी साल में 245 किलो चावल खाता है। दूसरे और तीसरे नंबर पर वियतनाम और लाओस है। आश्चर्य है कि भारत और चीन, जहां चावल के उगाए जाने की शुरुआत हुई थी, इस लिस्ट के 20 नामों तक में अपनी जगह नहीं बना सके। 1850 के दशक में कैलिफोर्निया के गोल्ड रश के दौरान अच्छे रोजगार के लिए कम से कम 40,000 चीनी मजदूर यहां के साक्रामेंटो शहर पहुंचे। इन मजदूरों को सुबह शाम चावल खाना होता था, जो यहां उगता नहीं था। इनके लिए चीन से चावल का आयात किया जाने लगा। लगभग 40 सालों बाद कैलिफोर्निया में चावल की खेती शुरू हुई। 1950 के आते आते साक्रामेंटो घाटी में भरपूर चावल उगने लगा था। 2008 की एक हैरान कर देने वाली रिपोर्ट बताती है कि कैलिफोर्निया में उगने वाले कुल चावल का 50% आज जापान, उज्बेकिस्तान, टर्की और कोरिया को निर्यात होता है। इन्हीं चीनी मजदूरों ने संपन्न होते ही अमेरिका के पहले चाइनीज रेस्तरां खोले। रात के बचे बासी चावल को सुबह तेल का तड़का लगाकर खाने वाले इन मजदूरों ने इस व्यंजन को फ्राइड राइस का नाम दिया। दुनिया भर के रेस्तराओं के मेन्यू में फ्राइड राइस आज एक महत्वपूर्ण व्यंजन बन चुका है। उत्तर भारत और अफगानिस्तान में चावल की खेती करीब 5000 साल पहले शुरू हुई।
जो धीरे धीरे पश्चिम में सिंधु घाटी और दक्षिण में भारतीय प्रायद्वीप की तरफ फैली। गंगा के मैदानों में इसकी शुरुआत ईसा से 2500 वर्ष पहले हुई। उस समय के अर्ध घुमंतु शिकारी और मछुआरे समुदायों को मध्य एशिया के मंगोल आक्रमणकारियों का लगातार भय बना रहता था, जो उपजाऊ भूमि की तलाश में एक से दूसरी जगह पलायन करते रहते थे। इस क्रम में भारतीय आर्य कॉकेशस, ईरान और हिंदुकुश के पर्वतों को पार कर अफगानिस्तान, पंजाब और दिल्ली जैसी जगहों पर जा बसे। यही लोग अपने साथ चावल की अलग अलग प्रजातियां तैयार करते गए होंगे। ईसा से 1000 वर्ष पहले भारत से अफगानिस्तान और ईरान के रास्ते चावल मध्य पूर्व पहुंचा और अगले 500 सालों में यहां से यूनान, उत्तरी अफ्रीका, मिस्र और लीबिया। बाद शताब्दियों में उत्तर पश्चिमी अफ्रीकी आक्रांताओं ने दक्षिणी यूरोप पर कब्जा जमाया और चावल को सिसिली और स्पेन तक पहुंचा दिया। इससे पहले ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी में सिकंदर भी भारत से यूनान ले जा चुका था। चावल के आवागमन की एक दूसरी दास्तान के तार अफ्रीका से जुड़ते हैं, जिसके पश्चिमी तटों से लगे विस्तृत इलाकों में काले छिलके वाले चावल की खेती किए जाने का कई हजार साल का इतिहास खोजा जा चुका है। 16वीं शताब्दी में शुरू हुआ अफ्रीकी गुलामों की खरीद फरोख्त का घृणित कारोबार करीब 350 साल चला। इस दौरान करोड़ों की संख्या में अफ्रीकी लोगों को उनके घरों से उठाकर दुनिया के अलग थलग कोनों में फेंक दिया गया, जहां इन्हें नरक से भी बदतर परिस्थितियों में जानवरों जैसा जीवन जीने को मिला। इनमें कम से कम 50 लाख स्त्रियां थीं। लंबी समुद्री यात्राओं में इन गुलाम स्त्रियों को मोटा अफ्रीकी चावल खाने को मिलता था। इस चावल का स्वाद इन्हें इनकी मातृभूमि की स्मृतियों से जोड़े रखता। एशियाई मूल का सफ़ेद चावल। इन जगहों पर एशियाई मूल का सफ़ेद चावल पहले से ही पहुंच चुका था। ये चावल अफ्रीकी चावल के मुकाबले बेस्वाद तो होता ही था, इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू भी कम होती थी। धान रोपने से लेकर चावल मारने तक की लंबी और जटिल प्रक्रियाओं को काली स्त्रियों ने जिम्मेदारी ले रखी थी। इनके खेत ही इनके मंदिर थे। यह इनके प्रकृति के ज्ञान का नतीजा था कि इनका चावल विषम से विषम परिस्थितियों में उग जाता था। पश्चिमी अफ्रीका की औरतें अपने बालों की लटों में धान के बीज गूंथ कर सोया करती थीं, क्या मालूम कब इन्हें बेच दिया जाए। गुलाम अफ्रीकी स्त्रियों ने अपनी लटों में छिपाए गए धान के इन्हीं बीजों की मदद से चावल उगाया। इस तरह अजनबी मुल्कों में बनाई गई अपनी रसोइयों में इन्होंने खुशबू पैदा की। चूंकि मालिकों द्वारा अपने गुलामों को किसी तरह का श्रेय दिए जाने की परंपरा नहीं थी, इनकी इस उपलब्धि को अमरीकी इतिहास में 20-30 साल पहले तक दर्ज तक नहीं किया गया था। अब दुनिया भर के कृषि विश्वविद्यालय चावल का नया इतिहास लिख रहे हैं। मनुष्य के अंतर्राष्ट्रीय आवागमन और व्यापार के एक से एक दिलचस्प किस्से चावल से बनाए जाने वाले हर लोकप्रिय व्यंजन के साथ जुड़े हुए हैं। स्थानीय मसालों का फर्क छोड़ दें तो अपने यहाँ जिसे बिरयानी और ईरान में पुलाव कहते हैं, वो इटली का रिजोटो और स्पेन का पाया है। इन सभी व्यंजनों की परिकल्पना सीधे सीधे इस्लामी व्यापारियों और मुगल बादशाहों की देन है। 12वीं शताब्दी में चालुक्य राजा सोमेश्वर तृतीय का लिखा एनसाइक्लोपीडिया सरीखा संस्कृत ग्रंथ मानसोलास एक अद्भुत पुस्तक है। राजा सोमेश्वर चावल प्रेमी थे। इन्होंने 8 तरह के चावल और इनके लक्षण बताए हैं, जैसे शालीरक्त, महाशाली, गंधशाली, कलिंगक, मुंडशाली, स्थूलशाली, सूक्ष्मशाली और सशष्टीक। लाल रंग का चावल शालीरक्त, बड़ी आकृति वाला महाशाली, खुशबू वाला गंधशाली, कलिंग देश में उगने वाला कलिंगक, मोटा चावल स्थूलशाली, छोटे दानों वाला सूक्ष्मशाली और 60 दिन में पक जाने वाला सशष्टीक चावल कहलाता था। इस सशष्टीक धान को आज भी उत्तर भारत में साठिया धान कहा जाता है। महाभारत काल के भोजन का वर्णन सम्राट नल द्वारा लिखे गए ग्रंथ नल पाक दर्पण में मिलता है। ये बताते हैं कि पकाने से पहले चावल को थोड़ा गर्म जल से धोया जाना चाहिए। क्षालेन बुद्ध समेगीशदुष्णेन वारिणा। इसके अलावा इन्होंने चावल को पकाते समय दूध और मट्ठा डालने का विधान भी लिखा है। तत्रैव तु सदा सिंचित तक्र क्षीर पयोथवा। इस प्रकार का चावल आयु और आरोग्य बढ़ाने वाला होता है। इत तंदुल सुभतमायुरारोग्य वर्धनम। चावल को संस्कृत में तंडुल, तमिल में अरिसी, कभी कभार षड्रस भी कहा जाता है, क्योंकि इनमें स्वाद के 6 प्रमुख रस मौजूद हैं। हिंदी में पके हुए चावल को भात, लेकिन अधिकतर हिंदी भाषी भात शब्द का प्रयोग कम ही करते हैं। चावल घास की प्रजाति ओरिजा सेटिवा एशियाई चावल और ओरिजा ग्लोबेरिमा अफ्रीकी चावल का बीज है। जंगली चावल के नाम जिजानिया और पोर्टिरसिया की प्रजातियों के लिए उपयोग किया जाता है। दोनों जंगली और घरेलू है। चावल एशिया की सबसे महत्वपूर्ण फसल है। उदाहरण के लिए कंबोडिया में कुल कृषि क्षेत्र का 90% हिस्सा चावल उत्पादन के लिए उपयोग होता है। पिछले 25 वर्षों में अमेरिका की चावल खपत में तेजी से वृद्धि हुई है, जो आंशिक रूप से बियर उत्पादन जैसे वाणिज्यिक अनुप्रयोगों से प्रेरित है। 5 में से लगभग 1 वयस्क अमेरिकी चावल खाता है। चावल में न सिर्फ फाइबर मौजूद होता है, बल्कि इसमें विटामिन, कैल्शियम, आयरन, थायमीन और मिनरल्स जैसे पोषक तत्व भी होते हैं। चावल मूल रूप से चीन देश से आया है। दुनिया में सबसे अच्छे चावल की बात करें तो 17 नवंबर को फुकेत में विश्व चावल सम्मेलन में कंबोडिया की फका रुमडुओल चमेली किस्म के चावल के विश्व के सर्वश्रेष्ठ चावल का ताज पहनाया गया। थाईलैंड का होम माली चावल
जो पिछले 2 वर्षों से शीर्ष पर था, अब दूसरे स्थान पर आ गया। चावल की गिनती दुनिया के प्राचीनतम खाद्य पदार्थों में होती है। इसकी उत्पत्ति प्राचीन फ्रेंच शब्द रिस से हुई है, जो ग्रीक शब्द ओरुजा से लिया गया था। दुनिया की लगभग सभी संस्कृतियों में चावल को विशेष स्थान हासिल है। इसे शुद्धता, संपन्नता और आध्यात्मिकता का प्रतीक माना जाता है। माना जाता है कि 1 करोड़ साल पहले चावल कभी जंगलों में जंगली घास के रूप में उगता था। यह वो दौर था जब दुनिया महाद्वीपों में भी विभाजित नहीं हुआ था। डॉक्टर ओम प्रकाश द्वारा लिखी पुस्तक फूड एंड ड्रिंक्स ऑफ एंशिएंट इंडिया के अनुसार यजुर्वेद में चावल की 5 प्रजातियों का उल्लेख मिलता है। गर्मी के चावल को षष्टिका, बारिश के चावल को वर्षिका और व्रीहि, पतझड़ के चावल को शरद और शीत ऋतु के चावल को हिमाका या शाली कहते थे। प्राचीन भारत में चावल के इस्तेमाल से कई तरह की मिठाइयां बनाई जाती थीं, जो हमारे ग्रंथों में वर्णित है। सुश्रुत ने विषंटका नाम की एक डिश का उल्लेख किया है, जिसमें पहले चावल को घी में हल्का फ्राई किया जाता था। फिर इस चावल में दूध और गुड़ डालकर इस मिश्रण को तब तक पकाया जाता था जब तक कि वो थोड़ा गाढ़ा नहीं हो जाता था। यही खीर का प्रारंभिक अवतार था, जिसे आज हम अलग अलग तरह से बनाते हैं। इसी तरह की एक और डिश उत्रेका का भी उल्लेख मिलता है, जिसमें चावल की जगह चावल का आटा मिलाया जाता था। वहीं पुपालिका नामक डिश भी होती थी। यह एक तरह का केक होता था जिसे चावल के आटे से बनाया जाता। केक के बीच में बहुत सारा शहद भरा जाता था और फिर इसे घी में पकाया जाता था। चरक संहिता में कामोद्दीपक औषधि के तौर पर ऐसे ऑलमेट का वर्णन है, जिसे मगरमच्छ के अंडे में चावल का आटा डालकर घी में पकाया जाता था। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान ने एशिया में पाए जाने वाले सुगंधित चावल की 843 पारंपरिक किस्मों को सूचीबद्ध किया है। अफगानिस्तान 1, बांग्लादेश 42, भूटान 16, कंबोडिया 13, चीन 21, इंडोनेशिया 83, भारत 138, ईरान 16, जापान 4, कोरिया 3, लाओ पीडीआर 84, मलेशिया 35, म्यांमार 111, नेपाल 28, पाकिस्तान 72, फिलीपींस 73, श्रीलंका 9, थाईलैंड 32 और वियतनाम 53। इसके अलावा हैती 2, मेडागास्कर 1, तंजानिया 1 और अमेरिका में 3 सुगंधित चावल की किस्में हैं। अंतर्राष्ट्रीय सुगंधित चावल बाजार में थाईलैंड के चमेली चावल का दबदबा है, लेकिन बासमती चावल, जिसे सुगंधित चावल की रानी कहा जाता है, हिंदी में बासमती का अर्थ है सुगंध से भरपूर। अन्य लोग कहते हैं कि नाम का अर्थ सुगंध की रानी है। ये ज्ञात नहीं है कि इसका नाम कैसे अस्तित्व में आया, लेकिन बासमती का सबसे पहला उपयोग 1766 में पंजाब के प्रसिद्ध कवि वारिस शाह ने अपनी महाकाव्य कविता हीर और रांझा में किया था। राजस्थान में उदयपुर के पास अरहर गांव में पुरातत्व खुदाई में लंबे दाने वाले चावल की खोज की गई थी। यह चावल 2000 ईसा पूर्व से 1600 ईसा पूर्व का है और इसे प्रिय बासमती का संभावित पूर्वज माना जाता है। बासमती चावल की खेती हजारों वर्षों से हिमालय क्षेत्र की तलहटी में की जाती रही है और यह भारतीय उपमहाद्वीप के महाराजाओं, मध्य पूर्वी एशिया के सुल्तानों और प्राचीन भूमध्यसागरीय राज्यों के शाही मेनू में मुख्य व्यंजन के रूप में रहता रहा। आधुनिक युग में बासमती चावल को 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश और पुर्तगाली व्यापारियों के माध्यम से वैश्विक प्रसिद्धि मिली। 15वीं शताब्दी के एक आयुर्वेदिक ग्रंथ के अनुसार बासमती को सात्विक के रूप में वर्गीकृत किया गया है। सात्विक भोजन हल्का और पचाने में आसान होता है। ये मन में स्पष्टता लाते हैं, संतुष्टि की भावना देते हैं और लोगों में प्रेम और करुणा लाते हैं। इस बीच आधुनिक विज्ञान ने निर्धारित किया है कि बासमती में मध्यम ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है, जिसका अर्थ है कि इस चावल के सेवन से रक्त शर्करा के स्तर में मध्यम उतार चढ़ाव होता है। पाचन संबंधी समस्याओं वाले लोगों के लिए अन्य चावल की तुलना में बासमती एक अच्छा विकल्प है। पुरातात्विक और भाषाई साक्ष्यों के आधार पर वर्तमान वैज्ञानिक सहमति यह है कि ओरिजा सैटिवा चावल को पहली बार 13,500 से 8,200 साल पहले चीन में यांगजी नदी बेसिन में उगाया गया था। खेती, प्रवासन और व्यापार ने चावल को दुनिया भर में फैलाया। भारत में 6000 ईसा पूर्व से चावल की खेती के प्रमाण उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले के लहोरादेवा में मिला है। हालांकि लहोरादेवा के नमूने घरेलू चावल के हैं या नहीं, यह अभी भी विवादित है। भारतीय उपमहाद्वीप में चावल की खेती 5000 बीसी से की जाती। चावल सहित कई जंगली अनाज विंध्यन पहाड़ियों में उगाए जाते थे। चावल की खेती सिंधु घाटी सभ्यता में की जाती थी। ईसा पूर्व दूसरी सहस्राब्दी के दौरान कृषि गतिविधियों में कश्मीर और हड़प्पा क्षेत्रों में चावल की खेती शामिल थी। जर्मनी में रोमन शिविरों में पहली शताब्दी ईस्वी के चावल के बड़े भंडार पाए गए हैं। 2003 में कोरियाई पुरातत्वविदों ने घोषणा की कि उन्हें कोरिया के सोरोरी में चावल के जले हुए दाने मिले हैं, जो 13,000 बीसी के हैं। ये चीन में पाए जाने वाले सबसे पुराने अनाजों की तारीख बताते हैं, जो 10,000 बीसी के थे, और संभावित रूप से इस स्पष्टीकरण को चुनौती देते हैं कि घरेलू चावल की उत्पत्ति चीन के यांगजी नदी बेसिन में हुई थी। विश्व के कुल चावल उत्पादन में अभी भी एशियाई किसानों की हिस्सेदारी 87% है। चूंकि बांग्लादेश में चावल का बहुत अधिक उत्पादन होता है,
इसलिए ये देश का मुख्य भोजन भी है। चावल समकालीन इंडोनेशिया में सभी वर्गों के लिए एक मुख्य भोजन है और यह इंडोनेशियाई संस्कृति और इंडोनेशियाई व्यंजनों में केंद्रीय स्थान रखता है। इंडोनेशियाई संस्कृति में चावल के महत्व को प्राचीन जावा और बाली की चावल देवी श्री की श्रद्धा के माध्यम से प्रदर्शित किया जाता है। सुलावेसी द्वीप पर जंगली चावल के साक्ष्य 3000 ईसा पूर्व के हैं। खेती के ऐतिहासिक लिखित साक्ष्य जावा के केंद्रीय द्वीप से 8वीं शताब्दी के पत्थर के शिलालेखों से मिलते हैं, जो दिखाते हैं कि राजा चावल पर कर लगाते थे। चावल की खेती, चावल के खलिहान और चावल के खेत में चूहों के आक्रमण की तस्वीरें बोरोबुदुर के कर्माविभंगा आधार राहतों से भी स्पष्ट हैं। पुरुषों, महिलाओं और जानवरों के बीच श्रम का विभाजन इंडोनेशियाई चावल की खेती में आज भी मौजूद है। मध्य जावा में 9वीं शताब्दी के प्रम्बानन मंदिरों पर राहत भित्तिचित्रों में उकेरा गया था, जिसमें एक जल भैंस हल से जुड़ा हुआ पौधे रोपती और अनाज कूटती महिलाएं और एक आदमी अपने कंधों पर एक डंडे के दोनों सिरे पर चावल के ढेर ले जा रहे हैं। बासमती और जैस्मिन चावल के गुणगान तो सभी ने सुने हैं, पर इन दोनों से भी अलग चावल की 7 पारंपरिक किस्में होती हैं, जिन्हें बनाने बैठे तो इनकी खुशबू ही मुंह में पानी ला दे। इस तरह के चावलों को खोजना जरा मुश्किल है, क्योंकि एक केरल में होता है तो दूसरा मणिपुर की पहाड़ियों में। जैसे अम्बेमोहर चावल महाराष्ट्र में उगाया जाने वाला ये चावल आकार में जरा छोटा होता है। इसकी खासियत यह है कि यह बहुत ही जल्दी पक जाता है और इसकी सुगंध मानो ऐसे जैसे कि आम के फूलों की खुशबू। मुल्लन कज़हा स्वाद और सुगंध से भरपूर यह चावल केरल के वायनाड में होता है। गोविंदो भोग पश्चिम बंगाल में होने वाला छोटा सा सुगंधित चावल, जिसे पिछले ही साल जन्माष्टमी पर भगवान श्री कृष्ण को चढ़ाने के लिए खास धान के रूप में चुना गया। इसको प्रसाद, पूजा और त्योहारों के लिए उपयोग किया जाता है। इसकी बनी बंगाली खीर बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। सीरगा सांबा तमिलनाडु का बहुत ही प्यारा चावल, आकार में थोड़ा लंबा और भीनी सी खुशबू वाला। विशेष अवसरों के दौरान पुलाव बनाने के लिए मुश्क बुज्जी बहुत ही तेज सुगंध वाला छोटा सा चावल। कश्मीर की घाटी में उगाया जाने वाला ये चावल आपको यहाँ की हर शादी में खाने को मिलेगा। रांधुनी पागोल इस चावल का शाब्दिक अर्थ है, पकाने वाले को पागल कर देने वाला। पश्चिम बंगाल का ये चावल दूसरे राज्यों में ज्यादा प्रसिद्ध नहीं है। चखाओ अमूबी जज मणिपुर की पहाड़ियों में उगाए जाने वाले चिपचिपे काले चावल की एक सुगंधित किस्म, स्वास्थ्य के लिए बहुत ही बढ़िया, मीठा और भीनी सी खुशबू वाले इस चावल की खीर बहुत ही कमाल की बनती है। जैसे जैसे दूध उबलता है ये जामुनी रंग ले लेता है और आपके घर में एक मोहक सी खुशबू फैल जाती है। चावल में आर्सेनिक का होना कितनी बड़ी समस्या है। आर्सेनिक प्राकृतिक रूप से बनने वाला एक ऐसा तत्व है जो मिट्टी और पानी में पाया जाता है। ये जहरीला हो सकता है। यूरोपीय संघ ने इसे पहली कैटेगरी के कैंसर कारक तत्वों की सूची में रखा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये इंसानों में कैंसर पैदा कर सकता है। अन्य खाद्यान्नों की तुलना में चावल में 10 से 20 गुना ज्यादा आर्सेनिक की मात्रा रहती है। इसकी वजह चावल की खेती में पानी का बहुत इस्तेमाल होना। बासमती चावल में अन्य किस्म के चावल की तुलना में आर्सेनिक का स्तर कम होता है, जबकि ब्राउन राइस में आर्सेनिक ज्यादा मात्रा। इसकी वजह धान की भूसी। ब्रिटेन में ऐसे कानून हैं जो चावल में आर्सेनिक के स्तर को निर्धारित करते हैं। साल 2014 में विश्व स्वास्थ्य संगठन और संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन ने चावल में आर्सेनिक की उपस्थिति को लेकर गाइडलाइंस जारी किए थे। यूरोपीय संघ ने भी यूरोप में बेचे जाने वाले उत्पादों के लिए आर्सेनिक के स्तर का निर्धारण किया था। यूरोपीय संघ ने छोटे बच्चों के लिए बेचे जाने वाले उत्पादों के लिए आर्सेनिक की मात्रा निर्धारित कर रखी है। भारत के पूर्वोत्तर और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में आर्सेनिक के स्तर को लेकर कई बार चिंता जताई गई है। वे लोग जो ज्यादा मात्रा में चावल खाते हैं उन्हें बचाने के लिए और कदम उठाए जाने की जरूरत है। 1 किलो पॉलिश्ड चावल में 0.2 मिलीग्राम आर्सेनिक की अधिकतम मात्रा को आम लोगों के स्वास्थ्य और व्यापारिक दृष्टिकोण दोनों ही लिहाज से उचित माना गया है। 70 किलो से अधिक वजन के वयस्क व्यक्ति के लिए 100 ग्राम चावल की खपत पर्याप्त मानी जा सकती, लेकिन अगर आप रात में ही चावल को भिगोकर रखते और अगले दिन साफ पानी से धोने के बाद बनाते हैं तो आर्सेनिक को कम किया जा सकता है। उबालने के दौरान भी अगर पानी बदला जाए तो आर्सेनिक के स्तर को 80% तक कम किया जा सकता है। चावल के फायदे। चावलों की खीलों को पीसकर सत्तू बनाए, दूध या शहद, चीनी, जल आदि मिलाकर स्वादिष्ट कर लें। इसके सेवन करने से ज्वर, सीने की जलन, अतिसार आदि में लाभ होता है। यदि शरीर के किसी भी अंग पर ऐसा फोड़ा निकला हो जिससे अग्नि के समान जलन का अनुभव हो रहा हो तो कच्चे चावलों को पानी में भिगोकर पीसकर लेप लगाना चाहिए। आग पर चावल पकाकर 20-25 मिनट के लिए इसमें दूध मिलाकर ढककर रख दें। इसके बाद कमजोर और मंदग्नि से पीड़ित को ये भोजन देना चाहिए। पेट में सूजन होने पर चावल का मांड पिलाना लाभदायक होता है। स्वाद के लिए नमक व नींबू का रस भी मिलाया जा सकता है। चावल के आटा का लेई पकाकर इसमें गाय का दूध मिलाकर अतिसार के रोगी को सेवन कराएं। सफेद चावलों को ताज़ा पानी में भिगोकर उस पानी से चेहरे धोते रहने से सफेद दाग, झाई व चकत्ते साफ और रंग निखर आता है। सहन करने योग्य उबले चावल की पोटली बनाकर सेकने से आंखों में होने वाली दर्द और लाली समाप्त हो जाती है। चिरवा को दूध में भिगोकर चीनी मिलाकर सेवन करने से दस्त पतला हो जाता है और दही के साथ खाने से मल बंद हो जाता है। चावलों के धोवन के साथ साथ धान की जड़ पीस छानकर शहद मिलाकर
पिलाते रहने से गर्भ के समय समस्या नहीं आती। धान की फलियों के पौधों के ऊपरी भाग को पानी के साथ पीसकर लेपन करने से हृदय कंपन और अनियमित धड़कन समाप्त हो जाते हैं। चावल के धोवन में शक्कर और खाने का सोडा मिलाकर रोगी को पिलाने से भांग का नशा उतर जाता और पेशाब खुलकर होता है। प्यास शांत करने के लिए इस धोवन में शहद मिला लेना चाहिए। इसी तरह चावल एक प्रीबायोटिक है। ये सिर्फ आपका ही पेट नहीं भरता बल्कि आपके भीतर मौजूद माइक्रोब्स के इकोसिस्टम की भी देखभाल करता है। चावल शरीर में कार्बोहाइड्रेट और विटामिन बी की कमी को पूरा करने में मददगार। कड़ी, दही, दाल, फलियां, घी और मांस के साथ चावल खाने से ब्लड शुगर का रिस्पॉन्स स्टेबल रहता है। इसे खाने के बाद नींद जल्दी आती। चावल स्किन के लिए भी बहुत फायदेमंद। बालों के विकास में मदद। चावल आसानी से पचने वाला भोजन है। डायरिया और इंडाइजेशन की समस्या होने पर चावल खाने से पेट को काफी आराम मिलता है। पेचिश और अतिसार होने पर चावल को गाय के दूध या फिर दही के साथ खाएं, आपको काफी फायदे मिलेंगे। इसके साथ ही अगर आपको सर्दी जुकाम की परेशानी पहले से है तो रात के समय चावल का सेवन न करें। वहीं अगर आपका वजन काफी ज्यादा बढ़ रहा है तो आप रात में सफेद चावल के बजाय ब्राउन राइस का सेवन कर सकते हैं। जो व्यक्ति सबसे ज्यादा सफेद चावल का सेवन करता है तो इसके कारण कोरोनरी आर्टरी डिजीज का खतरा बन सकता है, जिससे होठ को भी नुकसान हो सकता है। असली और नकली चावल की पहचान करने के लिए एक चम्मच चावल को पानी में डालकर हिलाएं। अगर चावल पानी के ऊपर आ जाता है तो वो नकली है, क्योंकि प्लास्टिक चावल पानी में डूबता नहीं है। बाजार में अब केवल 2 तरह के चावल मिलते हैं, सस्ता और महंगा चावल, जिसे गरीब और अमीर चावल भी कहा जा सकता है। खुशबू दोनों से नहीं आती। दुनिया के सबसे महंगे चावल का नाम है किनमेमाई प्रीमियम राइस। इसके 1 किलो की कीमत 12 से 15 हजार रुपये है। ये चावल मुख्य रूप से जापान में उगाया जाता है। वैसे तो काला चावल को भारत का सबसे महंगा चावल माना जाता है, जिसकी कीमत 300 रुपये प्रति किलो के आसपास होती है। भारत और पाकिस्तान में पैदा होने वाले चावलों की गुणवत्ता में ज्यादा अंतर नहीं होता, लेकिन फिर भी भारतीय चावल स्वाद में थोड़ा बेहतर होने के साथ साथ सस्ता भी है और इसलिए इसकी मांग ज्यादा है। बासमती चावल पर दोनों देशों का समान अधिकार है। भारत की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सस्ते चावल की आपूर्ति ने पाकिस्तान के चावल निर्यात को कितना नुकसान पहुंचाया है, इसका अंदाजा वित्त वर्ष 2020-21 के पहले 11 महीनों में देश के चावल निर्यात के आंकड़ों से लगाया जा सकता है। इन 11 महीनों में पाकिस्तान के बासमती और दूसरी किस्म के चावलों के निर्यात में 14% तक गिरावट आई। पाकिस्तान ने इस दौरान 33 लाख टन चावल का निर्यात किया, जबकि पिछले साल इसी अवधि में 38 लाख टन चावल का निर्यात किया गया था। सस्ता भारतीय चावल न केवल पाकिस्तान के निर्यात को प्रभावित कर रहा है, बल्कि इससे थाईलैंड, वियतनाम और दूसरे चावल निर्यातक देश भी प्रभावित हो रहे हैं। वैश्विक बाजार में इस समय भारतीय चावल की कीमत $360 से $390 प्रति टन है, जबकि पाकिस्तानी चावल की कीमत $440 से $450 प्रति टन है। वियतनाम और थाईलैंड से निर्यात होने वाले चावल की कीमत लगभग $470 प्रति टन है। भारत सरकार की तरफ से किसानों को सब्सिडी दिए जाने की वजह से चावल पर लागत कम। इसके अलावा भारत में पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के तहत गरीबों को बहुत कम कीमत पर चावल उपलब्ध कराती है। पाकिस्तान में चावल क्षेत्र पूरी तरह से निजी स्तर पर संचालित होता है, लेकिन भारत में सरकार इसमें हस्तक्षेप करती है। वहीं भारत के असम में बोकोसाल नामक एक ऐसा चावल भी पाया जाता है जिसे पकाने की जरूरत भी नहीं होती है, बस कुछ देर पानी में रख देने के बाद खाने लायक हो जाता है। ठंडे पानी में भिगोने से ठंडा चावल और गर्म पानी में भिगोने से गर्म चावल। इस चावल को श्रीरामुलापल्ली गांव के श्रीकांत ने उगाया है। इससे काफी पोषक तत्व प्राप्त होते हैं। इसे जनजातीय लोग उगाते हैं और आमतौर पर सेना के लोग खाते हैं। ऐसे ही चावल की पुष्टि तेलंगाना में भी किया गया है और इसका इंसान के पाचन तंत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसका अध्ययन किया जा रहा है। हैरान करने वाली बात यह है कि हैदराबाद की एक महिला ने चावल के 4042 दानों पर पूरी भगवद गीता लिख दिया। इसको पूरा करने में करीब 150 घंटे का समय लगा है।